चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया डेरिवेशन। हमसे कहा गया है कि एसी सोर्स को कॉइल के साथ जोड़ा गया है। एसी सोर्स का वोल्टेज दिया है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। कहा जा रहा है ये पता करो कि इस कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है I, उसका इस वोल्टेज के साथ फेज डिफरेंस कितना है। तो इसके लिए अगर हमको V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी सोर्स का वोल्टेज दिया है तो हमको इस करंट को भी साइन या कॉस के टर्म में लाना पड़ेगा ताकि मैं कंपेयर कर पाऊँ कि अगर ये साइन ओमेगा टी है तो वो साइन ओमेगा टी प्लस 90 आ रहा है, माइनस 90 आ रहा है, या प्लस 60 आ रहा है, माइनस 60 आ रहा है, या ओमेगा टी ही आ रहा है, क्या आ रहा है। तो उसके लिए आपको इसको साइन में लाना होगा या कॉस में लाना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सोर्स का जो वोल्टेज है वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। कॉइल इसके पैरेलल में लगी है तो कॉइल के सिरों का जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान दीजिएगा मैग्नीट्यूड, वो होता है एल डी आई बाई डी टी। माइनस साइन लेंज रूल को बताता है। तो आपको याद रखना है कि कॉइल के सिरों का जो वोल्टेज होता है वी एल, वो होता है एल डी आई बाई डी टी। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। V इक्वल टू वी एल, वी की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी ये लिखी है। एल का सिरों का जो वोल्टेज है वी एल वो है एल डी आई बाई डी टी। डी आई को आप यहीं रखिए, डी आई को आप यहीं रखिए, ये डी आई हो गया। डी टी को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई हो गया, और एल से आप डिवाइड कर लीजिए। तो वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा होता है, प्लस सी। वी नॉट बाई एल ऐसे ही लिखा है। डी आई का इंटीग्रेशन आई होता है, मतलब डी आई का इंटीग्रेशन आपका आई हो गया। तो वी नॉट बाई एल ऐसे ही है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा होता है, प्लस सी। वो जीरो हो जाएगा, क्यों, ये मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए आप जानते हैं कि चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट हो या वोल्टेज हो, वो हमेशा एक चक्कर में आपको एवरेज वैल्यू जीरो देगी। तो ये V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के साथ कभी भी कांस्टेंट एक नंबर 4 या 5 या कोई भी नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर कुछ कांस्टेंट आ गया आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी, और इसकी एवरेज वैल्यू एक चक्कर के लिए जीरो होती है, क्योंकि ये करंट जितनी पॉजिटिव होती है उतनी ही निगेटिव होती है। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो नेट वैल्यू जीरो आएगी। तो कांस्टेंट सी तो आप जीरो लिख देंगे एक लाइन लिखकर कि सिंस द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन साइकिल इज जीरो, तो कांस्टेंट सी विल बी जीरो। अब आप यहाँ आ जाइए, माइनस ये आपने लिख लिया वी नॉट बाई ओमेगा इंटू एल, और कॉस ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, ओमेगा टी आपका थीटा का रोल प्ले कर रहा है, तो 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो आपका ये कॉस ओमेगा टी हो जाएगा 90, और ये वाला माइनस आपने बाहर लिख दिया है। अब इस माइनस से इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वी नॉट बाई ओमेगा एल, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ये वाला प्लस हो जाएगा माइनस 90। और अब आप ध्यान दीजिए, साइन के बाद इसमें लिखा है ओमेगा टी माइनस 90, और इसमें लिखा है साइन के बाद केवल ओमेगा टी, यानी ये ओमेगा टी से ये वाली जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे है, माइनस मतलब पीछे है। यानी करंट अब जैसे आपने इधर बनाई तो वोल्टेज करंट पीछे है, यानी वोल्टेज आपका आगे हुआ। तो वोल्टेज ये है वी एल, इससे 90 डिग्री पीछे है आपकी करंट, या ऐसे बोल लीजिए करंट से 90 डिग्री आगे है वोल्टेज। तो एक तो आपने ये प्रूव कर दिया कि प्योर कॉइल के सिरों का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है, या प्योर कॉइल में फ्लो करने वाली करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है, बात एक ही है। दूसरी बात, I इक्वल टू आई नॉट होता है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी। साइन के पहले जो लिखा होता है वो आई नॉट होता है। तो आपको यहाँ से आई नॉट की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है वी नॉट बाई ओमेगा एल। अब आप अच्छे से जानना है आई इक्वल टू वी बाई आर, तो आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर, यानी ये जो वी नॉट अपान में लिखा है ओमेगा एल, ये इस कॉइल का रेजिस्टेंस है आर, जिसको हम लोग एक्सएल से डिनोट करते हैं। तो एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसकी वैल्यू ओमेगा एल होती है। तो इसको भी आपने प्रूव कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, और चैनल से लगातार जुड़े रहिए। देखिए
दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास मेनली 3 सर्किट हैं, एक है R, एक है L, एक है C। इन तीनों के बारे में अगर आपको बेसिक बातें पता है तो बाकी 4 सर्किट और हैं। देखिए R, L, C 3 बेस हैं, R, L, C, उसके बाद RL, RC 2 ये हो गए, फिर LC और फिर LCR, यानी 4 सर्किट और आप बना ले जाएंगे अगर आपको LCR अलग अलग समझ में आता है तो। समझाने की कोशिश करता हूँ। जो इस वक्त मैं आपको समझा रहा हूँ वो है फेजर डायग्राम। अगर आपको ये फेजर डायग्राम समझ में आ गया तो अब आप इससे कोई भी अगला सर्किट बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा प्योर आर सर्किट, यानी अभी इस सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये है कोई और एलिमेंट नहीं है। जैसे आपने कहा जाएगा प्योर आर सर्किट, इसका मतलब एल सर्किट, कैपेसिटर ये दोनों वहां पर उपस्थित नहीं है। तो प्योर आर में आप क्या देखेंगे, करंट और वोल्टेज एक ही लाइन के अलॉन्ग होंगे, यानी इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा, एंगल होगा, वो 0 होगा। अगर आप इसकी इक्वेशन देखेंगे तो ऐसे लिखी होगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब जो साइन के बाद दिखा है ओमेगा टी, ये फेज है, तो जो इसका फेज होगा वही वोल्टेज का भी होगा, यानी V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। खास बात क्या है, साइन के बाद यहाँ भी ओमेगा टी है, यहाँ भी ओमेगा टी है, तो इसको अगर आप घटाएंगे आपस में तो 0 है, फिर जिसमें 0 है। अब ऐसा भी लिख सकता है एग्जाम में I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30। तो इसको देख के आपको पागल नहीं होना है कि ये आर सर्किट नहीं है। अब आप पहले I देखिए लिखा है, अब आप वोल्टेज V देखिए, तो V लिखा है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30, यानी इसका फेज भी ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा टी प्लस 30 है, इसका भी, यानी दोनों का फेज सेम है। तो अगर आप इनको घटाएंगे तो 0 आएगा। तो ये भी आर सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी। अब इसका मतलब क्या है कि दोनों का फेज डिफरेंस 0 है। इसका मतलब क्या है, अगर आप ग्राफ बनाइए तो जब करंट 0 है तो वोल्टेज भी 0 होगा, जब करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा। जैसे यहाँ पे करंट 0 है तो वोल्टेज भी 0 होगा, यहाँ पे करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ पर करंट 0 है तो वोल्टेज भी 0 होगा, फिर यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम होगा। तो ये आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये वैरी कर रहा है वैसे वैसे करंट भी वैरी करेगी। कौन ज़्यादा है कौन कम ये तो हो सकता है कि अलग अलग वैल्यू आए, क्योंकि V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है, तो R से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो वोल्टेज की वैल्यू I से ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन दोनों प्लस बराबर समय तक रहेंगे, दोनों माइनस भी बराबर समय तक रहेंगे। एक ही समय पर देख लीजिए 0 हो रहा है। यह सेम फेज आर सर्किट। कॉइल में जब एल सर्किट होगा तब क्या होगा, करंट से 90 डिग्री वोल्टेज आगे होगा, वोल्टेज 90 डिग्री आगे होगा, तो इसको आप ऐसे दिखाएंगे I इधर और वोल्टेज 90 डिग्री आगे। जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो आप आगे जाते हैं, जब आप ऐसे क्लॉकवाइज जाते हैं तो आप पीछे आते हैं, तो इसका फेज डिफरेंस आपको मिलेगा 90 डिग्री। इसको आप ऐसे लिखेंगे I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब I में ओमेगा टी है तो जब आप वी एल लिखेंगे तो आप लिखेंगे वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये है। अब इसमें 90 डिग्री आप जोड़ेंगे और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कन्वर्ट हो गया कॉस में। अब मान लीजिए एग्जाम में ऐसे लिख दिया, यहाँ कॉस लिख दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कॉस ओमेगा टी को आप 90 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो ये एक पहचान हो जाएगी प्योर एल की। प्योर कैपेसिटर में क्या होता है, करंट आगे रहेगी और वोल्टेज 90 डिग्री पीछे रहेगा, तो इसमें भी फेज डिफरेंस 90 है, इसमें भी फेज डिफरेंस 90 है। अंतर क्या है, इसमें करंट पीछे है वोल्टेज आगे है, और इसमें वोल्टेज पीछे है और करंट आगे है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, मान लीजिए आई है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो V होगा या VC होगा V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, क्योंकि देखिए करंट से ये 90 डिग्री पीछे है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब आपको इन सब पर एक एक करके न्यूमेरिकल लगाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों स्वागत है आपका। देखिए जैसे हमको
अल्टरनेटिंग करंट की एक आरएमएस वैल्यू दी रहती है। तो इसके कुछ नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आरएमएस वैल्यू को हम लोग इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, अपैरेंट वैल्यू भी बोलते हैं। इन सब का मतलब है आरएमएस वैल्यू। इसका फॉर्मूला है आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t डिवाइडेड बाई 0 से कैपिटल T dt का इंटीग्रेशन और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, और इसको सॉल्व करने पर आई नॉट बाई रूट 2 आता है। अब ध्यान दीजिए आरएमएस का मतलब क्या है, आरएमएस का मतलब क्या है और क्यों हम लोग आरएमएस सॉल्व करते हैं। तो पहली बात, आरएमएस का मतलब है स्क्वायर मीन रूट। इसको आप रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे ऐसे, स्क्वायर यानी पहले आप स्क्वायर करेंगे, आई स्क्वायर हो गया, फिर उसका आप मीन लेंगे आई स्क्वायर डी टी 0 से t डिवाइडेड बाई 0 से t dt, तो ये इसका मीन हो गया, एवरेज हो गया। और फिर चूंकि आपने स्क्वायर जबरदस्ती किया था तो आप रूट लेंगे ये स्क्वायर का इफेक्ट हटाने के लिए, तो आपको ये आरएमएस वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ बात ये आती है कि आरएमएस हम लोग डिफाइन तो करते हैं। तो देखिए जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो जितनी प्लस होती है, मान लीजिए +3 है तो -3 भी होगी, +4 है तो -4 भी होगी। तो इसका आप एवरेज निकालेंगे तो हमेशा 0 आएगा, तो हमको पता नहीं चलता कि वैल्यू कहाँ तक जा रही है। इसलिए हम लोग इसको हमेशा स्क्वायर करके पहले पॉजिटिव कर लेंगे, फिर उसका रूट लेंगे एवरेज निकालकर, तो हमको आरएमएस वैल्यू मिलती है। तो एक सवाल तो इसका ये आता है। दूसरा ये आता है कि मान लीजिए ये आपको 4 वैल्यू दी है और आपसे कहा जाए कि इसकी आरएमएस वैल्यू बताओ, +3 -3 +4 -4 करंट है, एसी की वैल्यूज दी है आपको और कहा जा रहा है कि इसकी आरएमएस वैल्यू बताओ इन 4 वैल्यूज की। तो पहले आप सबका स्क्वायर करके जोड़िए, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, -3 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए, -4 का स्क्वायर कीजिए और सबको ऐड कीजिए। तो 3 का स्क्वायर 9, ये भी 9 आएगा, 16 ये भी 16 आएगा, 9 16 9 और 16 आप जोड़ेंगे 25 25 50, तो पूरा सम आएगा 50 डिवाइडेड बाई ये पूरे कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो स्क्वायर किया आपने, फिर उसका एवरेज निकालना और इस पूरे का रूट। 50 का आधा 25/2, इसका रूट 25 का हो गया 5, तो 5/√2 ये आपकी आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस। लेकिन ये जो मैंने बताया आपको, ये किसी नंबर के दिए होने पर आप तरीका ये अपनाएंगे। अगर आपको कोई इक्वेशन दिए जैसे I = I नॉट sin ओमेगा t या cos ओमेगा t, तो वहां पर आप इस फॉर्मूले से आरएमएस वैल्यू सॉल्व करेंगे। एक सबसे खास बात सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई एसी सोर्स दिया है और कहा जा रहा है आपसे, कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि एसी सोर्स की वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट है। तो अब आप अच्छे समझते हैं एसी करंट होगी तो वो हर पल बदलेगी, हमेशा बदलेगी। अब वो कह रहा है कि 220 वोल्ट है, यानी एक वैल्यू बता रहा है। तो अगर कभी भी एक वैल्यू बताए एसी वोल्टेज की या करंट की, तो तुरंत आप समझ जाया करिए कि ये आरएमएस वैल्यू है। दूसरी बात ये कि आरएमएस वैल्यू एक एवरेज वैल्यू है और एवरेज वैल्यू हमेशा पीक वैल्यू से कम होती है। तो बहुत बच्चे ये भूल जाते हैं कि आई आरएमएस बराबर आई नॉट बाई √2 होता है या आई नॉट बराबर आई आरएमएस बाई √2 होता है। तो मैं आपको इसका सजेशन ये दूंगा कि आप ये याद रखिए कि आरएमएस वैल्यू हमेशा कम आएगी और आई नॉट हमेशा ज्यादा आएगा। तो अगर आपको आई नॉट या आरएमएस कोई एक दिया है और कोई दूसरा निकालने के लिए कह रहा है, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए और बाद में ये चेक कर लीजिए कि आई नॉट ज्यादा है या नहीं। अगर नहीं तो जान लीजिए आपने डिवाइड या मल्टीप्लाई गलत कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों देखिए, एसी सर्किट में 5 नंबर अगर आपको पाना है तो कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, इसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए और इसके न्यूमेरिकल लगा डालिए, 5 नंबर आप आ जाएंगे। सुनिए, पहला, आपके एग्जाम में LCR का सीरीज कॉम्बिनेशन का एक सवाल आता है हर साल और खास कर आता है रेजोनेंस इन LCR सर्किट। तो एक टर्म यहाँ पे आता है क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस। तो इसका फॉर्मूला होता है VL/VR। VL क्या है, कॉइल के सिरों का वोल्टेज, अपॉन VR क्या है, रेजिस्टेंस R के सिरों का वोल्टेज, या VL की वैल्यू आप ω L/R भी कर सकते हैं, या
आप VL की जगह जो आपने VL लिखा है इसकी जगह आप VC कर सकते हैं और VC की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो उसकी जगह XC आएगा और XC की वैल्यू 1/ωCR भी आप लिख सकते हैं। तो आपको क्वालिटी फैक्टर के 4-5 सवाल लगा के जाने हैं। कहने की बात ये। दूसरा, जेड को बोलते हैं AC सर्किट के द्वारा करंट के फ्लो में ऑफर किया गया जो नेट रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इम्पीडेंस जेड। तो जेड का फॉर्मूला होता है XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब आप इस जेड से LCR सर्किट का XL ओमेगा L से या 2πfL से सॉल्व कर लीजिए, XC 1/ωC या 2πfC से सॉल्व करके यहाँ लिख लीजिए, R आपको दिया रहेगा, ये सॉल्व करेंगे आपका जेड आ जाएगा। V अगर आपको VL VC VR दिया है तो इस फॉर्मूले से नेट वोल्टेज आ जाएगा। cos फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर, इसकी वैल्यू R/Z या VR/V होती है। अब कुछ खास बातें हैं, जैसे आपने जेड का फॉर्मूला याद कर लिया XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट, और एग्जाम में LCR सर्किट नहीं आया, एग्जाम में केवल आया RL सर्किट, C सर्किट नहीं है। तो आप यहाँ से C वाला एलिमेंट हटा दीजिए, तो क्या बचा है जरा आप पढ़िए, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो आपका जेड का फॉर्मूला बन गया। यानी LCR अगर आपको पता है और आपको RL पता करना है तो आपको कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना है, इसी फॉर्मूले से वो बन जाएगा। तो ऐसे ही मान लीजिए LCR सर्किट आप पढ़ के गए हैं, पूरा आपने तैयार किया है, एग्जाम में आया RC सर्किट, L नहीं है तो आप XL वाला टर्म हटा दीजिए, तो माइनस XC का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ऐसे यहाँ से आप जो एलिमेंट नहीं है L हटा दीजिए तो VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर का रूट, तो सब वैल्यू आ जाएगी। cos फाई की वैल्यू हमेशा R/Z होती है, इसकी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ना इसमें L है ना C है, इसमें VR है और इसका L और C से कोई मतलब ही नहीं है। अगर मान लीजिए R ही नहीं है, अगर मान लीजिए R ही नहीं है तो cos फाई R नहीं है, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर VL जो आप निकालते हैं VL VC ये सब जीरो हो जाएगा। मतलब जो रहेगा आप वो लिखेंगे, जो नहीं वो आप नहीं लिखेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आपका जेड का फॉर्मूला हो गया। अब एक चीज और सुन लीजिए, जो फ्रीक्वेंसी है वो डीसी सोर्स की नहीं होती, डीसी सोर्स की ये जो पोलैरिटी है प्लस माइनस वो बदलती नहीं है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है जीरो। तो अगर एग्जाम में डीसी सोर्स के लिए एक्सएल की वैल्यू आ जाए तो फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। आप समझ रहे हैं, डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। तो डीसी सोर्स के लिए अगर एक्सएल पूछ ले तो यहाँ आप जीरो लिखेंगे, पूरा जीरो हो जाएगा, और एक्ससी पूछ ले यहाँ जीरो लिखेंगे, जीरो से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो फॉर डीसी सोर्स एक्सएल इज जीरो डीसी सोर्स, एक्ससी इज इनफाइनाइट फॉर डीसी सोर्स। तो ये बात याद रखिएगा, क्वालिटी फैक्टर का न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है LCR सर्किट में रिजोनेंस, उसका 2-3 सवाल लगा लीजिएगा, आपको इसमें से 5 नंबर मिल जाएगा। इस लेसन को स्किप मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।